Welcome to discussion. Question number 46. Cell is the fundamental structure and fundamental unit of all living organisms because the first option is unicellular organisms are capable of independent existence. That's true. We know that number of organisms हैं जो unicellular हैं. Example amoeba है, paramecium है. Second statement है anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. That's true. Unicellular organisms are capable of performing all the essential functions of life. ये करेक्ट है क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं और वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे आंसर होगा 4 ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन सेकंड यानी 47. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू श्लीडन? फर्स्ट है ही एक्सप्लेन ओमनिस सेलुला है सेलुला. रॉन्ग. ये बात बोली थी रुडोल्फ विर्चो ने. ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मीनिंग है न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी यहां से आपको एक पॉइंट क्या मिल रहा है, सेल शुड हैव एबिलिटी टू डिवाइड. एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं सेल में रिप्रोड्यूस होने की एक्टिविटी है. एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं सेल में अपने डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस करने की एक कैपेबिलिटी आ चुकी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट श्लीडन की नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. थर्ड स्टेटमेंट है ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट सेल्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. तो इसमें एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जो श्लीडन को बिलोंग नहीं करती, यानी आंसर हो गया 1. देन क्वेश्चन नंबर 48. हु वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड and new cells are formed from the pre-existing cell? जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया omnis cellula है cellula. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो और रुडोल्फ विर्चो की ये स्टेटमेंट ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी. सेल थ्योरी श्लीडन एंड श्वान ने प्रपोज की. उसमें एक स्टेटमेंट आई कि omnis cellula है cellula means new cells arises from pre-existing cell. ये स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो. तो स्टेटमेंट मेंशन किया जाता है the final shape to cell theory was given by. आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो. Then question number 49. How many of the following are correct? The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of a prokaryotic cell. It's correct. Villi are elongated tubular prokaryotic structures made up of a special protein pellin. That's correct. Flagella, villi and fimbriae helps in bacterial movement. No, they do not have in मोटिलिटी. सो ये स्टेटमेंट यहां गलत है. ए और बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है. देन राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इट्स करेक्ट. गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. इट्स आल्सो करेक्ट. सो आउट ऑफ दीज गिवन 5 स्टेटमेंट्स 4 करेक्ट हैं. तो हमें करेक्ट पूछा गया है तो फोर्थ ऑप्शन हुआ जिसमें 4 स्टेटमेंट को करेक्ट आंसर दिया गया. Question 50th. Quasi-fluid nature of lipid. First, quasi-fluid nature enables flip-flop movement of protein. Wrong. आप हमेशा याद रखना जब भी वर्ड आपसे flip-flop movement पूछा जाए वो हमेशा लिपिड मॉलिक्यूल का होगा, प्रोटीन का नहीं होगा. It enables lateral diffusion of flip-flop movement. That's correct. It allows polar molecules to move without involvement of protein. It's wrong. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हुआ सेकेंड. जो क्वेसी फ्लूइड नेचर है लिपिड की उसके कुछ बेनिफिट्स देखो. दैट एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन. उसकी ये फ्लूइड नेचर सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, सिक्रीशन में हेल्प करती है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है और इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने में हेल्प करती है. सो 50th का आंसर हुआ सेकेंड. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 51. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? First statement है both the coelom and flagellum emerge from centriole-like structure called basal body. It's correct. Ribosomes are composed of ribonucleic acids and proteins and are not bounded by any membrane. That's correct. Ribosome को कहा जाता है कि वो ribonucleoprotein particles हैं जिसमें rRNA प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है. तो ये दोनों चीजें मिलकर बनती हैं और ये विदाउट मेम्ब्रेन है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. थर्ड है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन
divides its lumen distantly into two aqueous components. इसको आप ऐसा ले सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्पेस हमारे पास हो गया इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाला सो कॉल्ड आउटर चैम्बर, और एक स्पेस हमारे पास हो गया ये इनर चैम्बर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में दो जोन डिवाइड हुए। देन स्टेटमेंट डी, materials to be packed in the form of vesicle from the ER fused with the cis face of the Golgi body, it's correct. Endoplasmic reticulum से by the process of blebbing, blebbing कहते हैं वेसिकल्स का पिंच ऑफ होना। वेसिकल्स यहां से टूटती हैं, गोल्जी बॉडी के सिस सरफेस पे जाके फ्यूज हो जाती हैं और मैच्योर होता है उनके अंदर का कंटेंट गोल्जी बॉडी में, और फाइनली ट्रांस फेज से वो बाहर आती है। सिस फेज को फॉर्मेटिव फेज कहते हैं और ट्रांस फेज को मैच्योरेशन फेज कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। दैट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन का जिक्र हुआ है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये जो चार चीजें हैं इनको मिला के कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस स्टेटमेंट में यही कहा गया है, ये कोऑर्डिनेटेड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट हुआ। अब तक पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। देन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। दैट्स आल्सो करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो आंसर इज 1, ऑल द 6 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 52nd क्वेश्चन, सम लिपिड्स हैव फास्फोरस, इसका मतलब दे आर फॉस्फोलिपिड, और आगे वर्ड यूज किया है वो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब समवेयर हम फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं जो आगे स्टेटमेंट में मेंशन है। अब क्वेश्चन है ये किस किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, तो हमें ढूंढना है किस में ये नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बोल तो डेफिनेटली फॉस्फोलिपिड होगा। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, तो मेम्ब्रेन में है तो डेफिनेटली होगा। पेलिक्यूल ऑफ यूग्लिना, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे एब्सेंट होगा। देन अगेन वर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फोर्थ ऑप्शन, तो सेल मेम्ब्रेन नाम आया तो अगेन इसमें प्रेजेंट होगा। तो 52nd आंसर थर्ड। 53rd, cell wall of an angiospermic plant cell gives shape to cell, correct. Protect the cell from mechanical damage and infection, it's correct. Helps in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules, that's correct. So question option हुआ all, यानी 53rd answer is 4th. Then question number 54, membrane bound plant cell space found in cytoplasm. अब स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, आप नोटिस करो शायद वैक्यूल हो, जिसके लिए दिया गया है इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अनवांटेड मटेरियल। इट हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, हैज सिग्निफिकेंटली हायर concentration of electrolytes in the has significantly higher concentration of electrolytes than in the cytoplasm, it's also correct. यहां बात हुई है वैक्यूल की। वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट की एक खासियत है कि वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट V आयंस को साइटोप्लाज्म से इनसाइड ऑफ वैक्यूल आना अलाउ करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे सारी स्टेटमेंट करेक्ट है और क्वेश्चन में बात वैक्यूल की हुई। तो 54 आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 55, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियोलस। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, इट्स करेक्ट। न्यूक्लियोलस के पास जो डीएनए है उसमें आरआरएनए बनाने वाले जीन होते हैं। मोर इन सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट आल्सो करेक्ट, क्योंकि आरआरएनए फाइनली प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाएगा जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा।
इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, रॉन्ग, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो आउट ऑफ दीज 3 गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, तो आंसर हुआ थर्ड। 56, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइफ। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो फ्लूइड यानी क्वेसी फ्लूइड नेचर है वो किस किस में हेल्प करेगी। डायरेक्ट आप सेकंड ऑप्शन पढ़ो, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। ये बात हमने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस की। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच rRNA इज कॉमन बिटवीन 80S एंड 70S। 80S और 70S के अपने अपने कुछ स्पेसिफिक rRNA हैं, बट दोनों में 5S rRNA ऐसा है जो कॉमन है। एक स्पेशल पॉइंट है, आप अलग से नोट जरूर रखना कि 5S rRNA कॉमन होता है दोनों में, 80S में भी और 70S में। क्वेश्चन 58, बाल्बेनी रिंग्स आर, आपने एक टॉपिक पढ़ा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम का मतलब है मोर नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन वन क्रोमोसोम, जिनका सेंट्रोमियर कॉमन है, कॉमन सेंट्रोमियर, उसे कहते हैं क्रोमोसेंटर। Such kind of chromosome was first observed in salivary glands of Chironomus larva of fruit fly। इस क्रोमोसोम में एक से ज्यादा क्रोमैटिड हैं, से मैंने इस वक्त 4 ही क्रोमैटिड आपको शो किए। उसमें यहाँ कोई जीन पार्ट है, जीन पार्ट, ये जीन पार्ट, तो सब यहाँ कॉपी में होंगे। उसका मान लो ये वाला पार्ट मैं लेता हूं, जब भी किसी जीन को एक्सप्रेस होना है तो उसका डीएनए इस तरह से सेपरेट होकर बल्ज होगा, और ये जो जोन आएगा जहां एमआरएनए सिंथेसिस चलेगी फॉर मोर प्रोटीन सिंथेसिस, इनको बाल्बेनी रिंग्स कहते हैं। यानी फाइनली ये जो जोन है इनका पर्पस है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए लूप्स हैं जहां पे आरएनए सिंथेसिस बढ़ेगी प्रोटीन सिंथेसिस कराने के। तो 58 आंसर इज सेकंड। देन 59, read the following statements carefully and mark them as true or false। The content of nucleolus is continuous with the rest of nucleolus, it's correct because nucleolus में कोई membrane नहीं होती। Chromoplast is responsible for color of petal of rose, it's also correct। Usually color chromoplast sorry, this statement is wrong। Chromoplast is responsible for color of petal of rose, it's wrong। पेटल ऑफ रोज में कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वैक्यूम। देन बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, कंटेंट कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हुआ 1। देन क्वेश्चन नंबर 60, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, आरएनए, रॉन्ग। डीएनए प्लस बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, इट्स करेक्ट। तो 60 का हो जाएगा सेकेंड। आप बाकियों में देखें, कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है जो प्रेजेंट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 61, बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम विद हिस्टोन, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, आरएनए एंड हिस्टोन, थर्ड ऑप्शन है अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉट कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन, nor it is packed in the form of chromosome, it's correct। So 61st answer 3।
62. Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contains various enzymes are present in both plant and animal cells. Above statement is correct for. Now see the statement. Organelle participating in photorespiration along with chloroplast and mitochondria. ये स्टेटमेंट पर ऑक्सीजोम के बारे में बता रही है जो एक माइक्रोबॉडी है. प्लांट लाइसोसोम, ये स्टेटमेंट स्पिरोसोम के बारे में है. थर्ड स्टेटमेंट में है ऑर्गेनेली आर मोर एक्टिव इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स. ये वाली स्टेटमेंट ग्लायोक्सिसोम के बारे में है. तो आप नोटिस करो तीनों ही स्टेटमेंट माइक्रोबॉडीज के बारे में है. तो फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑल. 63rd, प्राइमरी लाइसोसोम्स आर स्मॉल बॉडीज जस्ट पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस. दैट्स करेक्ट. जो गोल्जी एपरेटस के ट्रांसफेज से पिंच्ड ऑफ होके वेसिकल आएंगी, दे कंटेन डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं. सो आंसर इज 1. 64, double membranous organelle involved in oxidative phosphorylation has. First statement है enzymes for both protein synthesis and starch synthesis. Then in folded membrane, in folded inner membrane, but do not divide by fission. Specific enzyme in the both membrane. Fourth है homogeneous layer of mucopolysaccharide outside the plasma membrane and are easily visible under microscope. स्टेटमेंट में पहले देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है. इसका मतलब बात माइटोकॉन्ड्रिया की हो रही है. तो इन सारी स्टेटमेंट में बेस्ट स्टेटमेंट सूट करती है थर्ड. फर्स्ट वाले में नोटिस करो स्टार्च सिंथेसिस नहीं हो सकता. सेकंड वाले में मेंशन है कि वो फिजन से डिवाइड नहीं करता, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन. क्वेश्चन 65, मैच द कॉलम 1 एंड 2. कॉलम 1 एंड 2 को अगर आप मैच करेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा सेकंड. फर्स्ट है लाइसोसोम. लाइसोसोम मैच करेगा सेकंड पॉइंट ऑफ कॉलम 2 से, फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी. काइनेटोकोर फिफ्थ, दिस शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. जो काइनेटोकोर प्लेट्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स जिनको ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स कहते हैं. सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम वाला पॉइंट मैच करेगा फोर्थ के साथ. कंटेन्स टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन है पिलाई. पिलाई मैच करेगा 1 से, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. तो 65th का आंसर हो जाएगा सेकंड. देन 66, many organelles are considered together as an endomembrane system because their functioning is coordinated. Which of the following statement gives the correct explanation of this? Protein synthesis in Golgi body are modified in ER. That's wrong. ER में जो चीजें synthesize होती हैं वो Golgi body में modify होती हैं. Materials formed in ER fuses with the transphase. Wrong. It's not that the transphase, it's at the cis phase. Trans है तो वो mature होके बाहर आएंगे. Then lipid synthesize in ER, ये हो सकता है क्योंकि हम यहाँ SER की बात कर रहे हैं. Are modified in Golgi apparatus, ये करेक्ट है. Membrane bound vesicular structures formed by packing in mitochondria work as lysosome, this is also wrong. तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट 66 के लिए आएगी थर्ड. Which of the following organelle lack membrane? It's the simplest question. Centriole and ribosome. So C and D. तो आंसर हो गया थर्ड. Then 68. कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है. स्टेटमेंट है it has cis and trans spaces, interconnected, involved in packaging of material, site of formation of glycoprotein and glycolipid. मैं कह सकता हूँ glycosylation and glycosidation respectively. Densely stained, reticular structure. ये सारी स्टेटमेंट डिस्क्राइब होती हैं गोल्जी बॉडी के लिए. गोल्जी बॉडी का ऑल्टरनेट नाम होता है एपेरेटो. एपेरेटो रेटिकुलेर इंटरनो.
आप ये गोल्जी बॉडी का ऑल्टरनेट नाम नोट कर सकते हैं, स्पेशली इतना, एपेरेटो रेटिकुली। उसके बाद है सेल ऑर्गेनली डिस्क्राइब्ड अबव। हम ये समझ में आ गया है कि गोल्जी बॉडी डिस्क्राइब हुई है। उसके आगे स्टेटमेंट्स हैं, इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये बात सही है। इट प्रोड्यूसेस लाइसोसोम, ये बात भी सही है। इज नॉट विजिबल व्हेन क्रोमैटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब क्रोमोसोम पैक हो जाते हैं तो ईआर और गोल्जी बॉडी डिसअपियर माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन 69, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? Monarans and Protestants are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Mitochondria and chloroplast both can synthesize proteins, but those proteins are not sufficient for the independent existence. ये बात सही है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ चलती है? आप दो जगह रखना, एक साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सिंस माइटो एंड क्लोरोप्लास्ट अपने लिए कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं, बट कुछ अपनी प्रोटीन्स के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है न्यूक्लियस पे, इसलिए उसको मैंने सेमी ऑटोनोमस कहा। इस साइटोप्लाज्म वाले जोन में भी प्रोटीन सिंथेसिस दो है, एक फ्री राइबोसोम की मदद से, फ्री राइबोसोम से मेरा मतलब है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बाइंड नहीं हुआ, और एक आरईआर की मदद से। इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट, वो प्रोटीन जो आरईआर की मदद से बनती है वो या तो सिक्रीटरी प्रोटीन है, यानी फॉर सिक्रीशन, या वो सरफेस प्रोटीन है, यानी उसको सरफेस पे जाना है, प्लस लाइसोसोम बनने वाली प्रोटीन भी यहीं से बनती है। एक पर्सन थे ब्लॉबेल, BLOBEL, ही प्रपोज्ड सिग्नल हाइपोथेसिस फॉर सरफेस एंड सिक्रीटरी प्रोटीन्स। अब आपको एक्स्ट्रा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन इतना आएगा, ग्लोबल प्रपोज्ड व्हिच हाइपोथेसिस? आंसर होगा सिग्नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन आया सिग्नल हाइपोथेसिस इज फॉर व्हिच पर्पस? इट्स फॉर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन या सरफेस और सिक्रीटरी प्रोटीन? आपको ये आंसर रखना है, इट्स फॉर सरफेस एंड सिक्रीटरी प्रोटीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट रखना है, ग्लोबल हाइपोथेसिस फॉर सिग्नल हाइपोथेसिस। तो हमारा 69 क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। सेल इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ये भी करेक्ट है। Schwann proposed reported that cells had a thin outer layer and concluded the presence of Schwann reported that cell has thick outer layer and concluded the presence of cell wall is a unique character of the plant cell, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। The shape and size of cell may vary with the function they perform, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सारी करेक्ट है, so all the 6 statements are correct. Then question number 70, out of protein, lipid and carbohydrate present in a cell membrane, what is true? इस पूरी कहानी में ट्रू है कि कार्बोहाइड्रेट मिनिमम होते हैं, और दूसरा पॉइंट याद रखना, कार्बोहाइड्रेट नेवर प्रेजेंट एट आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इट ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। देन क्वेश्चन नंबर 71, राइबोसोम्स व्हेन एसोसिएटेड विद ER आर अटैच्ड विद देयर। जब भी राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं तो अपनी लार्ज यूनिट से बाइंड होते हैं, और राइबोसोम जब भी mRNA से बाइंड होते हैं तो वो अपनी स्मॉल यूनिट से बाइंड। So for with mRNA by small unit, with ER by large unit,
और लार्ज यूनिट को ER पे होल्ड करने में हेल्प करता है राइबोफ्लोरिन। तो आपका स्टेटमेंट है राइबोसोम व्हेन एसोसिएटेड विद ER attached with their large subunit by the help of ribophore. So answer second. 72. Which of the following statement is incorrect about the Golgi apparatus? The stack fusing with the forming phase yani cis phase are associated with ER. Golgi apparatus was studied by Camillo Golgi in the nerve cell by metallic impregmentation technique. ये भी ठीक है. Then Golgi apparatus in plants is called as dictyosome and secretes mucilage in the root cap cell. ये भी correct है. Golgi apparatus has important role in RNA. This is wrong. rRNA बनाने में रोल होता है न्यूक्लियोलस का. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है. तो 72 का आंसर हो गया 4th. The presence of DNA in mitochondria and chloroplast supports the hypothesis that glycolysis occurs in both mitochondria and chloroplast. Wrong. Mitochondria and chloroplast both originated as independent free living organisms. ये बात सही है. दोनों को माइटो एंड क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक. ठीक है, ये प्रोकैरियोट थे, एंडोसिम्बायोट, और आज सिम्बायोटिकली ये सेल के अंदर सर्वाइव करते हैं. सो इनको ऐसा हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट लिविंग फ्री ऑर्गेनिज्म थे. थर्ड, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट. ये बात सही इन रेस्पेक्ट ऑफ डीएनए नहीं है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट अंडरगोज मियोसिस एंड माइटोसिस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज रॉन्ग. तो 73rd का आंसर हो गया सेकंड. देन 74th, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट powers the movement of cilia and flagella. Adenosine triphosphatase activity is present in cilia और flagella में दो आर्म हैं, एक इनर आर्म, एक आउटर. इनर इज कॉल्ड नेक्सिन, जो कनेक्शन क्रिएट करती है यानी वो बनाती है AB लिंकर, एंड द आउटर आर्म इज डायनिन, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती है. एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करा के सीलिया और फ्लैजिला की एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करती है. तो यहां पे आंसर होगा सेकंड, डायनिन प्रोटीन, जो एक आउटर आर्म मानी जाती है. 75th, गिवन फिगर इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ ह्यूमन सेल साइकिल. व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज ऑफ अ ह्यूमन सेल? इंटरफेज टोटल साइकिल का अप्रॉक्स 95% बनाता है और ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करती है. तो मोर और लेस अगर हम 24 आवर का 95% कैलकुलेट करें तो अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम 23 आवर्स उसका आंसर ले सकते हैं. तो 75th का आंसर हुआ सेकंड. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन स्टेज ऑफ मेयोसिस. इसकी 4th स्टेटमेंट पे देखो. Each chromosome has two chromatid, आपको दिखाई दे रहा है, and is attached to fractile fibers at both ends. यानी यह बात हो रही है स्पिंडल फाइबर्स. तो 76 में एक क्रोमोसोम सेंट्रल पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें हर एक में 2 क्रोमोसोम हैं, यानी एक मेटाफेज स्टेज शो हो रही है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टेटमेंट है 4th. 77, what would be the DNA content in a cell after S phase if the content after mitotic phase is 20 picogram? तो अगर आप एक कहें किसी भी एक सेल के अंदर 20 पिकोग्राम डीएनए है और वो 20 पिकोग्राम डीएनए G1 स्टेज पे है. अब G1 का मतलब हम यहाँ कह रहे हैं वो माइटो फेज के बाद आया, माइटो के बाद वापस G1 आएगा, देन S आएगा, देन G2 आएगा. 20 पिकोग्राम डीएनए इस फेज में जाके डबल हो जाएगा. जैसा हम कहते हैं एस फेज इज कंसर्न विद डबलिंग ऑफ डीएनए कंटेंट की. तो 20 पिकोग्राम रेप्लिकेट होके हो जाएगा 40 पिकोग्राम. तो एस फेज में ये आंसर हो गया 40 पिकोग्राम, यानी आंसर 3rd.
78 कुछ स्टेटमेंट मेंशन है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एम फेज। सेकेंड स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन। थर्ड स्टेटमेंट है एनर्जी स्टोर्स इंक्रीजेस। फोर्थ है मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस एंड ग्रोथ कंटिन्यूज। ये सारी स्टेटमेंट देखो, नोटिस करो, आपको फील आएंगे कि ये इंटरफेज के फेजेस की स्टेटमेंट्स हैं, यानी एम फेज में जाने से पहले, यानी डिवाइड होने से पहले के। सीधा सीधा स्टेटमेंट बता रहा है डिवाइड होने से पहले, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन मेंशन है प्री डिविजनल फेज। तो यहां हम इस बात को किस बात से एक्सप्रेस कर रहे हैं? इंटरफेज। क्वेश्चन 79, द सेल साइकिल ऑफ अ सोमैटिक सेल usually consists of all the following except। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरफेज इज कॉल्ड एज G1 फेज, जहां पे मैक्सिमम जीन एक्सप्रेशन चलता है, ये बात करेक्ट है। इन सिंथेसिस फेज यानी एस फेज, डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट, और वो अपना डीएनए कंटेंट डबल करता है, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज अ सेल कंटेन्स डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए एज प्रेजेंट ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल, ये बात भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट इंटरफेज, दिस इज रॉन्ग। लॉन्ग इंटरफेज एंड शॉर्ट एम फेज, तो यहां स्टेटमेंट फोर्थ इज रॉन्ग। देन क्वेश्चन नंबर 80, वहां पे मेंशन है इन एन एग सेल 10 पिकोग्राम डीएनए है। ये एग सेल यानी ओवा में है, तो डेफिनेटली जिस स्पर्म से ये फ्यूज करेगा वहां भी 10 पिकोग्राम होगा। मिलके बने जाइगोट, टोटल हुआ 20 पिकोग्राम। इस जाइगोट से पूरी बॉडी बनेगी, तो बॉडी की हर सेल में 20 पिकोग्राम होगा। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें और लिवर सेल को छोड़ दें, क्योंकि लिवर सेल फॉरेन होती है, तो एक जनरल हम बात कर रहे हैं। अब कोई भी सेल जिसमें स्टार्टिंग से 20 पिकोग्राम डीएनए है, यानी G1 स्टेज पे 20 पिकोग्राम हो गया, 20 पिकोग्राम। इसके एस में 40 हो जाएगा, इसके G2 पे भी 40 रहेगा। अब स्टेटमेंट देखिए, इन एन इफ egg of an organism has 10 picogram DNA in its nucleus, how much DNA would a diploid cell of the same organism have in G2 phase? G2 phase की बात हो रही है, तो आंसर आ जाएगा 40 पिकोग्राम। क्वेश्चन 81, हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ माइटोसिस आर रिक्वायर्ड? क्वेश्चन में जनरेशन पूछा है, तो जनरेशन के लिए फॉर्मूला आपको लाना है 2n। सेल्स पूछी हैं 128, 128 का मतलब 2^7 कर दो, आपका आंसर 128 आ जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर होता तो 127, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल -1। देन 82, माइटोटिक प्रोफेज इज मार्क्ड बाय अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल, नहीं। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड इक्वेटर, रॉन्ग। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटोमेटल, दैट्स करेक्ट। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड रिस्पेक्टिव पोल, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड स्पिंडल इक्वेटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो माइटोटिक प्रोफेज के लिए यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी थर्ड। 83, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज बेस्ट स्टडीड ड्यूरिंग, आंसर शुड बी सेकंड, मेटाफेज, एज क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस, यानी आप कह सकते हो क्रोमोसोम्स आर फुली पैक्ड। क्वेश्चन 84, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस appear when? पहला ऑप्शन है ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ पेरेंट सेल। आप नोटिस करो, पहली स्टेटमेंट बात कर रही है मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 की। ऑफ कोर्स जब टीलोफेज 1 आ जाएगा तो वापस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आएगा, तो पहली स्टेटमेंट भी पॉसिबल है। सेकंड स्टेटमेंट है ईच पोल रिसीव्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑफ कोर्स ये बात हो रही है माइटोसिस के टीलोफेज की, तो यहाँ पे भी आएगा। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग, ये नहीं हो सकता, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये बात सही है, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों के लिए बात एप्लीकेबल है। 85, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर appear during diplotin is called chiasmata, तो आंसर इज सेकंड। फोर्थ ऑप्शन इसमें मेंशन है MTOC, उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। देन क्वेश्चन नंबर 86, given A, B and C represent the different stages of the meiosis, arrange them according to their sequence and select the correct option। जो इसमें A फिगर है
वो एनाफेज 1 है, जो बी है वो प्रोफेज 1 है और जो सी है वो प्रोफेज 2 है। तो अगर हमको सीक्वेंस में अरेंज करना हो तो पहले प्रोफेज 1 फिर एनाफेज 1 यानी बी देन ए एंड देन सी। सो आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन 87, these given statements are related with the specific phase of meiosis. Select the unrelated statement with the phase given below. फर्स्ट ऑप्शन है द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड। ये एनाफेज 1 को सूट करता है, तो सही है पहला। क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज 1, ये बात भी सही है। हमें अनरिलेटेड यानी इनकरेक्ट ढूंढना है। व्हेन साइटोकाइनेसिस फॉलोज इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल टेलोफेज, ये कॉम्बिनेशन गलत है। फोर्थ, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ये करेक्ट है। यानी ये बात हुई है डाइकाइनेसिस। 87 में थर्ड अनरिलेटेड। 88, pick the incorrect for meiosis. Two successive divisions without any DNA replication between them. Second है formation of chiasmata and crossing over. थर्ड है segregation of homologous chromosome. ये तीनों स्टेटमेंट meiosis में होती है, यानी ये तीनों इवेंट meiosis के पार्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है number of chromosome in daughter cell after meiosis 2 is reduced. meiosis 2 इक्वेशनल होता है, वहां क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो सकता। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। देन 89, in the meiotic cell division daughter cells are produced by two successive division in which first equational and second reductional wrong. फर्स्ट रिडक्शनल होता है और सेकंड इक्वेशनल। तो सेकंड स्टेटमेंट जो कह रही है वो करेक्ट हो गया। 90th यानी लास्ट क्वेश्चन, एंडोन्यूक्लियस आर प्रोटीन जिसको रिकॉम्बिनेज या रीएनालिंग प्रोटीन कहते हैं, अनवाइंडेज, ये हमें कब दिखाई देंगे? ये जितनी प्रोटीन्स हैं ये कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर वाले पार्ट में हेल्प करती हैं, और क्रॉसिंग ओवर वाली स्टेज आती है पैकिनेमा यानी पैकाइटिन स्टेज पे। तो 90th का आंसर हो जाएगा 1।